ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। अभी तक मैं पढ़ा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो लास्ट था पार्ट, उसमें हमने देखा कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन के लिए और एक्सपिरेशन के लिए कौन कौन सी मसल्स जो है वो क्या काम करती है और कैसे हम इतना इजीली इतना स्मूथली इंस्पायर कर पाते हैं और एक्सपायर करते हैं कि हमें पता भी नहीं पड़ता है, इतना अनअवेयरली हमारा रेस्पिरेशन रिदमिकली चलता रहता है रेस्ट में। तो ये हमने देखा कि उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, अब मैं पहले आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मैं बताऊंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। लेकिन उससे पहले हम कुछ एयर वॉल्यूम जो है कुछ टर्मिनोलॉजी आप समझ लें तो वो आपको अच्छा रहेगा। कैपेसिटी, क्योंकि कुछ फार्मूलाज जो हैं जो आगे जाके काम आते हैं जब आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस का कितना महत्व है। यदि कोई डिजीज़ हो जाती है रेस्पिरेटरी फंक्शन की तो उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम्स है जो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, pulmonary air volume, okay, what are these? तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? रेस्ट के वक्त जितनी एयर हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं उसको कहते हैं टाइडल एयर वॉल्यूम। टाइडल एयर वॉल्यूम मतलब कि रेस्ट के टाइम पे हम कितनी एयर ली या कितनी छोड़ी। ठीक है, उसमें कुछ भी फोर्सफुली नहीं है, आराम से रेस्ट में जो है हम रेगुलरली जो इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं उस वॉल्यूम को कहते हैं टाइडल एयर वॉल्यूम। और ये लगभग जो होता है 500 ml के करीब ये इसकी क्वांटिटी होती है जो हम एयर या तो इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। तो डोंट कंफ्यूज कि इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, नहीं, या तो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन एट द टाइम ऑफ रेस्ट उस एयर का वॉल्यूम कहलाता है टाइडल एयर वॉल्यूम। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये वो एयर है जो कि हम, ये उतनी एयर है जो कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे हम रेस्ट के टाइम पे जो इंस्पिरेशन चल रहा है उसकी बजाय जब हम एक डीप इंस्पिरेशन करते हैं जैसे, तो दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर बियॉन्ड द नॉर्मल इंस्पिरेशन दैट वी कैन इनहेल। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है 2000 to 2500 ml कैपेसिटी। ठीक है, ये वो रिजर्व, ये रिजर्व है। इसे रिजर्व क्यों कहा है? क्योंकि इतना वॉल्यूम हम और इनहेल कर सकते हैं यदि हम फोर्सफुली इंस्पायर करें तो उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, द वॉल्यूम दैट इज रिजर्व फॉर द इंस्पिरेशन विच कैन इंस्पायर बियॉन्ड द नॉर्मल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, एक मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगी तो उससे आपको एक डायग्राम से शिमेटिक डायग्राम से समझ में आएगा ये वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या क्या है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो कि हम, ये होता है 1000 to 1500 ml। ये वो एयर का वॉल्यूम है जो कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के, दैट इज
टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड हम एक्सपायर कर सकते हैं। जैसे रेस्ट के, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं प्राणायाम के वक्त, जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, जैसे कि कपालभाति में जब हम स्टमक को, एब्डोमेन को अंदर जो है पुश करते हैं फोर्सफुली, और जो फिर हमारे एयर बाहर जो हम एक्सपायर करते हैं वो फोर्सफुली एक्सपायरेशन से निकलती है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वही एयर का वॉल्यूम है जो कि टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम वी कैन एक्सपायर। मतलब ये 500 ml वॉल्यूम हम रेस्ट में कर रहे हैं एक्सपायर, बट बियॉन्ड दैट वॉल्यूम कितना हम और एक्सपायर कर सकते हैं यदि हम जो है उसको फोर्सफुली एक्सपायर करें, तो वो वॉल्यूम कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि रिजर्व है एक्सपायरेशन के लिए और हम उसको और एक्सपायर कर सकते हैं यदि हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें। तो दिस इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नाउ वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, व्हाट इज दैट? ठीक है, तो जो टाइडल वॉल्यूम जो है ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो है कितना मैक्सिमम जो है हम लोग एयर इंस्पायर कर सकते हैं वो, प्लस कितना मैक्सिमम एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं वो, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, कि वो उतनी कैपेसिटी लंग्स की है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। ठीक है, नाउ आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें याद रखिए कि ये वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है तीनों, ये है बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब इसके अलावा भी है जो कैपेसिटी है उसको कहेंगे हम वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम, व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। तो जब एक्सपायरेशन के बाद, मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बची रहती है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसका क्या पर्पस है? रेसिडुअल वॉल्यूम का पर्पस ये है कि इट कीप इन्फ्लेटेड द एल्वियोलाइज। ठीक है, ये एल्वियोलाइज को कोलैप्स नहीं होने देता, इसकी मौजूदगी से वो इन्फ्लेटेड रहते हैं, तो उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इट इज द वॉल्यूम of air which is, okay, it is 1500 ml. Okay, now I think it is 150, that is a residual volume. Okay, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो होता है 3500 to 4000 ml. Okay, fine. Now functional residual volume. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वो रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये कहलाता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्यों कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम? क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेस्ट हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन नहीं करते। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेस्ट हम सिर्फ टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है उतना ही हम एक्सपायर करते हैं और बाकी जो एयर है वो लंग्स में रहती है, तो वो होती है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब फंक्शनल, जब हम फंक्शन करते हैं रेस्पिरेशन का, तब जो है वो वॉल्यूम जो कि रहता है वहाँ पे लंग्स में बचा हुआ रहता है उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो these are the things I think, right. One more thing is respiratory quotient. Respiratory
quotient. What is it? Respiratory quotient जो है quotient. Okay? Okay. Respiratory quotient. Respiratory quotient जो है, it is a ratio. It is a ratio between the carbon dioxide released and oxygen is used. ठीक है, in the oxidation of some food. उसका ये रेशो कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. ठीक है. नाउ ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या हुआ? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वो रेशो हुआ between the carbon dioxide produced and oxygen is used for some oxidation of food. तो ये different food के लिए different होता है respiratory quotient. Respiratory quotient जो है वो ग्लूकोज के लिए होता है. For glucose it is 1. ठीक है, it's a ratio of carbon dioxide produced and oxygen is used in the process of oxidation. It's a ratio. ठीक है, तो respiratory quotient is a ratio. Now यहाँ पे मैं एक आपको बना के बताती हूँ schematic presentation, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये वॉल्यूम्स क्या है, बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूज फर्स्ट टाइम कि ये क्या है भाई, रिजर्व वॉल्यूम, देन उसका जो है ये रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा. ठीक है. सपोज ये जो है नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये रेगुलरली हम रेस्ट में इंस्पिरेशन कर रहे हैं और एक्सपिरेशन कर रहे हैं. इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, इसको टीवी से डिनोट कर रही हूँ मैं, टाइडल वॉल्यूम. नाउ अब हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया. ओके, तो ये जो कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ तक तो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन नाउ इसके बाद हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया, तो इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ अब हमने बियॉन्ड कैपेसिटी, मतलब नॉट बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम यदि हमने एक्सहेल किया, तो ये जो वॉल्यूम हुआ इसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आप देख रहे हैं कि नॉर्मल से बियॉन्ड में को ही मैं जो है डिनोट कर रही हूँ. तो ये हुआ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, और फाइन. अब ये जो है ठीक है, इतना वॉल्यूम जो कि एक्सपायर नहीं हो रहा है, इसको हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम. नाउ दिस वॉल्यूम जो कि हम रेस्ट के टाइम पे कंप्लीटली एक्सपायर नहीं करते, इसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. नाउ this capacity, the vital
कैपेसिटी जितना कि हम मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं और मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। नाउ एक और टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी वो है जिसमें कि हम कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं, प्लस जितना वॉल्यूम और लंग में जो है एयर का रहता है उसका जो जोड़ है, उसका जो प्लस है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो रेसिडुअल ठीक है, तो ये जो रहेगा वो कैसा होगा? वाइटल कैपेसिटी। तो आपको मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ बताती हूँ, ठीक है? ओके फाइन, ओके। सो vital capacity is tidal volume plus inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. Now okay, then functional residual volume is expiratory reserve volume plus residual volume. Now टोटल लंग कैपेसिटी इज, या तो हम ऐसे करें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कैपेसिटी जो है लंग की क्या रहती है, कुछ वॉल्यूम जो है वो रेसिडुअल रहता है, इसलिए वो भी एक कैपेसिटी में आता है, हमारे लंग की कैपेसिटी में आता है, और दिस आर द एयर वॉल्यूम। अब इसका क्या जो है इसका इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बता रही थी कि क्या होता है कि जब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आती है, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन यदि नेजल पैसेज में आ रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होने के कारण जो ब्रोंकाइज है वो चोक हो रहे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं और बहुत कम एयर उसमें से निकल रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो जो है वो कम आता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन फंक्शन टेस्ट करता है कोई भी ईएनटी स्पेशलिस्ट या रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो वो क्या करते हैं, वो ये जो वॉल्यूम्स है इन्हें मापते हैं। दीज आर द मापदंड हैं ये दीज आर द बेंचमार्क्स। तो ये जो है जब आपके पास कोई डिजीज़ लेके आता है, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन यदि है किसी फॉर्म में, जैसे कि अस्थमा जो होता है, एस्मा जिसे बोलते हैं, एस्मा में क्या होता है कि जो ब्रोंकाइज रहते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इजीली बाहर एयर नहीं निकलती और उसके लिए फोर्सफुली जो है एक्सपायरेशन करना पड़ता है। तो उस केस में जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो हो जाता है कम। ठीक है, इसलिए इसका ये सिग्निफिकेंस है। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं लंग वॉल्यूम या पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि यदि हमें ये पता रहेंगे, ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं आगे तो आपको ये बहुत महत्व रखेंगे। आप अभी बेस यदि आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको ग्रेजुएशन में ये चीज़ें अच्छी तरह याद रहेंगी, और जब आप क्लिनिकल्स करेंगे, आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का महत्व पता चलेगा। इसलिए मैंने हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप नॉर्मल आपको पता रहेगा तभी आप एबनॉर्मल पता कर सकेंगे। इसलिए ये वॉल्यूम्स जो हैं हमें याद रखना, या ये हमें पता रहे कि नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल वॉल्यूम्स क्या हैं, तो हम एबनॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, जिसमें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन यदि है तो देयर इज decreased expiratory reserve volume and also due to that vital capacity लो होगी और total lung capacity भी लो होगी, क्योंकि ये तीनों पे इफेक्ट डालेगा,
है ना, है ना। तो ये चीज़ें, और इसमें फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा क्योंकि इजीली बाहर नहीं निकल रही है एयर, तो उसके कारण जो है, अच्छा कई बार क्या होता है कि अंदर जाने के लिए भी बहुत फोर्सफुली रेस्पिरेशन करना पड़ता है और बाहर निकालने के लिए भी, तो FRV जो है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम भी इससे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग विच विल अफेक्ट, ठीक है। डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी एंड डिक्रीज्ड total lung capacity will be decreased and total vital capacity will be decreased. Now, तो ये तो मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। अब कुछ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज होती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज किसे कहते हैं? वो जिसमें कि जो है वॉल्यूम जो है उसका, लंग्स का जो नॉट वॉल्यूम, लंग्स जो है वो अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव। वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है डिजीज और लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। उसमें जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इफेक्ट होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इफेक्ट होता है। फाइन, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, फाइन। सो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। ये आपको याद रहे कि ये सिर्फ मैंने एक इसे डिनोट किया है जिससे आपको समझ में आए कि क्या कौन सा वॉल्यूम क्या कहलाता है। दिस इज टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml रहता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2000 से 2500 रहता है, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1500 के करीब रहता है, 1000 से 1500 ml, देन रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि 1500 ml रहता है करीब, देन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जो है रेसिडुअल वॉल्यूम 3500 करीब रहेगा। वाइटल कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम एक्सपायर्ड एयर और मैक्सिमम इंस्पायर्ड एयर बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इट्स अ प्लस ऑफ tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. So this is it, and total lung capacity is all with the residual volume, vital capacity plus residual volume. So that is all about the pulmonary air volume. ओके अभी हमने देखा कि पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स क्या होते हैं, उसमें टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, इसमें जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी जो होगा इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड, तो इट इज okay, it is maximum, it is volume of air, maximum volume of air which can be inspired and expired and the tidal volume, ठीक है। तो इट इज अ प्लस ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जबकि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी है इट्स अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी forcefully expired and inspired, that is vital capacity plus residual volume,
ठीक है। सो ठीक है, मतलब कि टोटल लंग कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, लेकिन वाइटल कैपेसिटी है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड एंड फोर्सफुली इंस्पायर्ड। फाइन, इसका जो होगा वो 3500 to 4000 ml इसका वॉल्यूम होगा, जबकि इसका जो वॉल्यूम है वो होगा 4500 to 5000 ml, क्योंकि ये 1500 ml इसका वॉल्यूम होता है। तो ये जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी है, ये वाइटल कैपेसिटी है। नाउ ठीक है, ठीक है, ये दिस इज द वन थिंग कि ये इसका प्लस है और ये है इसका प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। दिस इज द, हम इसको ऐसा फॉर्मूला में डिनोट कर सकते हैं कि ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो है वो जोड़ है, और ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम का जो प्लस होता है वो जो जोड़ है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बिटवीन द वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये दोनों यदि हमें अच्छे से समझ में आ गई कि क्या कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी वाइटल है, कौन सी टोटल लंग कैपेसिटी है, तो हमें आगे जो है यदि क्लियर हैं डाउट्स तो हमें आगे इसकी हेल्प मिलेगी जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हम जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, उससे जो है आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ये है समझिए एल्वियोलर सैक, ये जो है एल्वियोलर सैक, और इसमें जो है ये है एल्वियोलाई। ओके, नाउ ठीक है, तो जो ब्लू से डिनोट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो रेड से डिनोट होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ से
ठीक है, ये जो है आपको दर्शा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो पर्पल कलर से मैं कर रही हूँ ये कैपिलरीज को बता रहा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये है एल्वेलाई जिसमें कैपिलरीज है, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ये सिंपल मैंने एकदम सिस्टम आपको बताया है। अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है एयर आ रही है और यहाँ से एयर निकल रही है, ऐसा समझिए। ठीक है, जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो एयर आ रही है, इंक्रीज O2 है, डिक्रीज्ड PCO2 है। ठीक है, PO2 बढ़ा है, PCO2 डिक्रीज है। तो यहाँ से जो है एक्सचेंज हो रही हैं गैसेस, एल्वुलर सैक से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं और ये पूरा ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपटेक कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, और जैसे ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वैसे ही हीमोग्लोबिन उससे जुड़ जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन का जो है वो कम होता है प्रेशर, वैसे ही या कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, तो क्या होता है कि वो उससे डिसोसिएट हो जाता है, उससे हट जाता है, अलग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के जो 4 मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और इस तरह ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है हार्ट में। ठीक है, ये हमारा हार्ट का जो है लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप आउट होके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इस सारे ब्लड को जो है वो सारी सेल्स तक पहुँचाता है। ठीक है, अब सेल्स क्या करती हैं, सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है क्योंकि वो यूज़ कर रही हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में। तो वहाँ पर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कम होता है। और ये एक इफ़ेक्ट है, ये एक बोहर इफ़ेक्ट कहलाता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से जो है वो डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को दी जाती हैं। ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं और ये इसके टिश्यूज़ को जो है कैपिलरीज के द्वारा ऑक्सीजन दे दी जाती है। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के द्वारा जो है सेल्स कैपिलरीज को दे देती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं, और जो उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो जो है वो कैपिलरीज को वापस देती है। अब कैपिलरीज क्या करती हैं कि ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके सिस्टमिक वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँचा देती हैं, ये कहाँ पहुँचा रही हैं, ये पहुँचा रही हैं हार्ट में। अब ये हार्ट में क्या करती हैं, ये हार्ट जो है लेफ्ट एट्रियम में पहुँच जाती है इस ब्लड को, इस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और हार्ट क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अच्छा, अब ये ब्लू दिख रही है लेकिन इसको हम लिख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्यों लिख रहे हैं, ये जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि हम, ये ब्लू है लेकिन इसको हम वेन लिखने की बजाय क्या लिख रहे हैं, आर्टरी। और ये जो रेड कलर की है इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और टिश्यू को जो है हार्ट प्रोवाइड करता है, और सिस्टमिक वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और हार्ट इसे पंप आउट करता है लंग्स में। हार्ट लंग्स में इसको पंप आउट कर रहा है और लंग्स में ये जो वेन्स हैं
ये जो पल्मोनरी आर्टरी हैं इसकी ब्रांचेस जो हैं वो एल्वियोलर सैक्स में रहती हैं, एल्वियोलाइज में रहती हैं। और एल्वियोलाइज में है क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे इंक्रीज PO2 है ब्लड में और डिक्रीज CO2 है, तो जो गैसेस है वो डिफ्यूजन के कारण क्या होगा, डिफ्यूजन के कारण जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू ले लेगा, ठीक है, टिश्यू ले लेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा। अब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन कम है वो एल्वियोलर सैक में पहुंच गया, और इसमें चूंकि ऑक्सीजन जो है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो एल्वियोलाई जो है वो उसको कहाँ पहुंचाएगा, ये आ गई एल्वियोलर सैक में और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस, ये इनहेल किया और वो एक्सहेल किया, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स में होता है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और टिश्यू में जो गैसेस का रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आई थिंक दिस इज द क्लियर कि कैसे बॉडी जो है मेंटेन कर रही है, कैसे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे वापस ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और फिर कैसे ये सिस्टम चल रहा है, ये आपको मैं एक schematic डायग्राम में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आई थिंक दिस इज मच मोर सफिशिएंट, है ना, ये समझ में आ गया रहेगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है, हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है, टिश्यू जो है वो वेन्स को दे देती हैं, वेन्स हार्ट को दे देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस जो है एल्वियोलर सैक्स को दे देता है, और द साइकिल्स गोज ऑन और रेस्पिरेशन गोज ऑन, और हमारी बॉडी जो है लाइवली सारे काम होते रहते हैं, उसमें सारे फंक्शन वाइटल फंक्शंस चलते रहते हैं और परफॉर्म करती रहती है। फाइन।